गर्मी में अकेले रसोई संभालने वाली बहू। शहर के कालीशान बंगले में खन्ना परिवार के सभी सदस्य बैठे हैं। हॉल में सोफे पर पंडित जी लड़की की फोटो लेकर बैठे हैं। जजमान, ये रिश्ता बहुत ही उत्तम है। लड़की संस्कारी है और परिवार भी आपकी बराबरी का अमीर है। मम्मा, ये क्या है? सूट वाली लड़की? ये मेरे मैच की बिल्कुल नहीं है। मेरा और इसका कोई लेवल ही नहीं है। बात तो सही है, हमारे हाई फाई सर्कल में ये कैसे फिट होगी? सीरियसली भाई, और इसके साथ मेरी फ्रेंड्स तो इसे देखकर हंसेंगी। भाई, होने वाली भाभी तो कितनी सिंपल सी दिख रही है फोटो में। हमारा तो स्टैंडर्ड ही खराब हो जाएगा यार। चुप हो जाओ सब, बहुत ही अच्छे और खानदानी लोग हैं ये। इस घर की बहू बनेगी तो यही बनेगी। अम्मा जी ने कह दिया तो बस कह दिया। आखिर खानदान की बात है, हमें अम्मा जी का फैसला मानना चाहिए। राघव, दादी माँ ने आज तक कभी कोई गलत फैसला नहीं किया है बेटा। तुम्हारी माँ और ताई जी भी माँ की पसंद से ही इस घर में आई हैं। जब खानदान बराबरी का है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अम्मा जी का फैसला पत्थर की लकीर है। रिश्ता पक्का समझो पंडित जी। सबकी असहमति के बावजूद दादी की जिद पर रिश्ता पक्का हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी के घर में डर और उम्मीद का माहौल है। हे भगवान, बस इस बार रिश्ता कैंसिल ना हो जाए। शहर के लोग हमें गांव वाला समझकर छोड़ देते हैं, पर इस बार बिटिया का घर बस जाना चाहिए। 2 बार पहले ही मना हो चुका है। इस बार तो पंडित जी ने कहा था कि लोग अच्छे हैं, भगवान लाज रख लेना। पापा, अभी तक फोन नहीं आया। कहीं वो लोग भी गांव का नाम सुनकर पीछे तो नहीं हट गए? शहर वाले इतनी जल्दी गांव के लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। बस दुआ करो कि बात बन जाए। तभी अचानक मुकेश जी का फोन बजता है। जी पंडित जी, अच्छा, रिश्ता मंजूर है। अरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सगाई और शादी की तारीख पक्की करवाते हैं। चलो, फाइनली रिश्ता हुआ तो सही। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। रागिनी बेटा, अब तुझे शहर के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। देखना पड़ेगा कि वो लोग कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं। हम भले गांव के हैं, पर उन्हें हमारे बर्ताव से गांव का पता नहीं चलना चाहिए। हाँ रागिनी, तुझे खुद को पूरी तरह बदलना होगा ताकि वो लोग हमें नीचा ना समझे। हाँ पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी और आप लोगों का सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। घर में खुशियां मनाई जाने लगती हैं। 1 महीने के बाद रागिनी और राघव की शादी पक्की होती है। घर में शादी का भव्य मंडप सजा हुआ होता है। चारों तरफ शहनाइयों की गूंज है। राघव मंडप के एक कोने में अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। क्यों भाई राघव, हम तो सोचते थे कि तू कोई हाई फाई लव मैरिज करेगा यार। तू तो इस अरेंज मैरिज के चक्कर में फंस गया भाई। अबे हाँ यार, और हमने सुना है कि होने वाली भाभी जी बहुत ही सीधी सादी और घरेलू टाइप हैं। अबे तू कैसे निभाएगा? अरे यार, ये सब दादी की जिद का नतीजा है। अगर वो इतना प्रेशर नहीं डालती तो मैं कभी शादी नहीं करता। भाई, यही तो असली कलेश है। मेरे घर में भी यही हाल है। जो दादी बोलती है वही करना पड़ता है। इंडिया में मम्मी पापा भी दादा दादी की छत्रछाया के बिना नहीं चल पाते। पता नहीं यार, हमारी फैमिलीज में बच्चों की पसंद को कब समझा जाएगा। बस अपनी मर्जी थोप देते हैं। मुझे तो शादी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। शादी की रस्में शुरू होती हैं। राघव बेमन से फेरे लेता है और रागिनी की मांग भरता है। रागिनी का चेहरा घूंघट में है। रस्में पूरी होते ही विदाई का वक्त आ जाता है। बेटा राघव, हमारी बिटिया अब तुम्हारी अमानत है। बहुत लाड़ प्यार से पाला है इसे। कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना बेटा। रागिनी, याद रखना बेटा, अब वही तेरा घर है। सबका मन जीतना और कभी हमारा सिर झुकने मत देना। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं आप लोगों की दी हुई परवरिश का मान रखूंगी। रागिनी रोते हुए कार में बैठकर विदा हो जाती है। विदाई के बाद रागिनी खन्ना निवास पहुंचती है। घर के दरवाजे पर दादी सास आरती की थाली लिए खड़ी हैं। बहू, दाहिना पैर आगे बढ़ाओ और कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो। दादी प्लीज, अब ये रस्में जल्दी खत्म कीजिए। मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। मुझे बस जाकर सोना है। हाँ माँ जी, अब तो गृह प्रवेश हो गया ना। राघव और बहू को जाने दीजिए। रामू, इनके कमरे में पानी भिजवा दो। ठीक है बेटा, जाओ, तुम दोनों आराम करो। रात बीतती है, सभी सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह के ठीक 4 बज रहे होते हैं। पूरा घर गहरी नींद में है।
तभी मंदिर की घंटी और शंख की आवाज गूंजने लगती है। राघव झल्ला कर उठ बैठता है। What the hell? ये क्या पागलपन है? सुबह के 4 बजे कौन घंटी बजाता है यार? मेरी नींद खराब कर दी। घंटी की आवाज से हॉल में एक एक करके सब इकट्ठा होने लगते हैं। सबके चेहरे पर चिड़चिड़ापन है। अम्मा, ये सुबह सुबह क्या शोर है? मुझे आज देर तक सोना था, मेरा सारा मूड चौपट कर दिया। वो सुबह की पूजा कर रही थी। हमारे यहाँ तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं। तो क्या मम्मी, क्या ये रोज होने वाला है? ये घंटी वाला सिस्टम डेली होगा तो हम अपनी नींद कैसे पूरी कर पाएंगे? हम कैसे एडजस्ट करेंगे? भाभी को बोल दो कि ये सब ड्रामा रोज रोज नहीं चलेगा। मैं तो खुद परेशान हूँ, अभी सूरज निकला नहीं और इसने सबको उठा दिया। मेरा सिर भारी हो रहा है। रामू, मेरे लिए नींबू पानी लेकर आ। अरे मम्मी जी, रामू तो सो रहा है। मैंने सबके लिए गर्म पानी किया है। आप सब गर्म पानी पी लीजिए, उसके बाद अपना शौच वॉच कराइए। शौच? What is शौच? ये कौन सी लैंग्वेज है रागिनी? अरे ओ अंग्रेजों की छटती हुई औलाद हो। वो बोल रही है कि जाओ जाकर नित्य कर्म कराओ, फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रश करके नाश्ता करना। गर्म पानी से पेट जल्दी साफ हो जाता है। Oh my God, I can't tolerate this more. रागिनी, जाओ तुम जाकर मेरे लिए एक नींबू पानी लेकर आओ। मुझे कल का हैंगओवर हुआ है। हैंगओवर? इसका क्या मतलब? मेरा सिर फटा जा रहा है, कल का नशा अभी तक नहीं उतरा। जाओ जल्दी नींबू पानी लाओ। हे भगवान, क्या मम्मी जी भी नशा करती है? मैं कैसे घर में आ गई हूँ? रागिनी किचन में नींबू पानी बनाने चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि हॉल खाली है। सब अपने अपने कमरों में नहाने धोने और ब्रश करने चले गए। रागिनी चुपचाप रसोई में बाकी काम निपटाने चली जाती है। सुबह के 7 बज रहे हैं। पूरा खन्ना परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा है। टेबल पर हलवा, खीर, पूरी, पकौड़े और शरबत जैसी अनगिनत चीजें देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। हे भगवान, क्या पूरे महीने का खाना एक साथ बना दिया है? मम्मा, हम ये बासी खाना नहीं खाएंगे। रामू, ये क्या तमाशा है? इतना सारा खाना किसने बनाया? मेम साहब, ये सब नई बहू जी ने बनाया है। बहू, इतना तेल मसाले वाला खाना सुबह सुबह? हम लोग अपनी डाइट को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं। शहर में इतना हैवी नाश्ता कोई नहीं करता। भाई साहब, ये तो गांव की शादियों जैसा नजारा लग रहा है। इतना खाना तो वेस्ट ही होगा। रागिनी बेटा, ये सब तुमने अकेले बनाया? पर इसकी क्या जरूरत थी? जी मम्मी जी, ताई जी, मैंने सोचा पहली रसोई है तो सबकी पसंद का कुछ बना दूं। सब ताज़ा है, बासी नहीं है। चुप करो तुम सब। बहू सुबह 4 बजे से रसोई में जुटी है। तुम लोगों से तो सुबह उठा भी नहीं जाता। पद्मिनी, मोहिनी, इसे कहते हैं घर संभालना। अच्छा, अब आप इस कल की आई लड़की के लिए हमें सुनाएंगे? सुना नहीं रही, आईना दिखा रही हूँ। राघव देख, इसलिए मैं कहती थी कि तेरी शादी इससे हो। और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि इससे शादी हो। मुझे घर को ढाबा नहीं बनवाना था। दादी के डर से सब नाश्ते की टेबल पर सब खाना शुरू करते हैं। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत टेस्टी कचौड़ी बनाई आपने। इसमें तो एकदम हलवाई जैसा स्वाद है। ये मेरे लिए डेली बना दिया करना, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये ड्रिंक तो अमेजिंग है। भाभी, इसमें आपने चिया सीड्स और बेसिल सीड्स डाले हैं क्या? बहुत रिफ्रेशिंग है। मेरे लिए भी ये डेली बनाया करना भाभी। बहू, सच में आज सुबह की सब्जी बहुत अच्छी बनी है। वाकई मान गई बहू के हाथ के स्वाद को। बहू, स्वाद तो वाकई अलग है। एक काम करो, आज से नाश्ता तुम ही बनाया करना। तुम्हारे हाथ के नाश्ते की बात ही कुछ और है। देखा, मैं कहती थी ना कि मेरी पसंद कभी गलत नहीं होती। अब इस घर के खाने की जिम्मेदारी रागिनी की हुई। जी मम्मी जी, जी दादी जी, आप बस बता दिया करना, मैं सबके लिए बना दूंगी। मुझे खाना खिलाना बहुत पसंद है। चलो, कम से कम घर में अब असली स्वाद तो मिलेगा। बिल्कुल भाई साहब, अब तो सुबह के नाश्ते का इंतजार रहेगा। सब पागल हो गए हैं क्या? खाने के पीछे इस देहातीपन को बढ़ावा दे रहे हैं। रागिनी सबकी तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रही है। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। घड़ी में दोपहर के 12 बज रहे हैं। बाहर सूरज आग उगल रहा है और रसोई में रागिनी 3 जलती हुई गैस पर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही है। इसी बीच रागिनी के मायके से फोन आता है। और बेटा रागिनी, कैसा चल रहा है सब? पहले रसोई कैसी रही? माँ, सब बहुत अच्छे हैं। सबको मेरे हाथ का नाश्ता इतना पसंद आया कि अब सबने अपनी अपनी पसंद का खाना बनाने को कहा है। मैं सबके लिए उनकी फेवरेट चीजें बना रही हूँ। अरे वाह रागिनी, शुरू में ही सबका दिल जीत लिया। बहुत बढ़िया, बस अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। हाँ भाभी,
मुझे खुशी हो रही है कि सब मेरे हाथ का खाना इतने चाव से खा रहे हैं। रागिनी बात करके फोन काटती है, तभी घर का एक एक सदस्य किचन के चक्कर लगाने लगता है। भाभी मेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना देना, मक्खन मार के। और भाभी मुझे पनीर के पराठे खाने हैं, आलू वाले मेरे लिए मत बनाना। ओह गॉड, इतनी गर्मी में पराठे। भाभी मेरे लिए तो बस शाही पनीर और नान बनाना, पराठे बहुत ऑयली हो जाते हैं। बहू मेरा पेट थोड़ा खराब है तो मेरे लिए थोड़ी खिचड़ी बना देना, और हाँ ताई जी के लिए दलिया। रागिनी दाल मखनी में तड़का थोड़ा तेज रखना, राघव को वही पसंद है। रागिनी जी मम्मी जी जी भैया कहते कहते थक नहीं रही है। किचन का एसी गैस की गर्मी के आगे फेल हो चुका है। रागिनी की साड़ी पसीने से भीग चुकी है, चेहरा लाल पड़ गया है। गर्मी तो बहुत है पर कोई बात नहीं, आज सब अपनी पसंद का खाना खाएंगे तो बहुत खुश होंगे। दोपहर 2 बजे पूरा परिवार डाइनिंग एरिया के चिल्ड एसी में बैठकर खाना स्वाद लेकर खा रहा है, लेकिन रागिनी से किसी ने पानी का ग्लास तक नहीं पूछा। दोपहर का काम खत्म करते करते शाम के 4 बज गए। रागिनी ने अभी ठीक से कमर सीधी भी नहीं की थी कि शाम की चाय और रात के खाने की तैयारी का वक्त हो गया। रागिनी शाम की चाय का वक्त हो गया है, साथ में थोड़े गर्मा गर्म पकौड़े भी तल लेना। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। रागिनी जल्दी जल्दी चाय पकौड़े बनाती है, उसके बाद रात के खाने की तैयारी करती है। रात के 9 बज चुके हैं। किचन में गर्मी ने रागिनी का दम निकाल दिया है। उसके पैरों में सूजन आ गई है और सिर चकरा रहा है। वाह भाई वाह, ऐसी मलाई कोफ्ता तो मैंने बड़े बड़े होटलों में नहीं खाई। बहू कमाल कर दिया तुमने। सच में इस घर में तो अब रौनक आ गई है। रागिनी बेटा, तुमने तो सबका दिल जीत लिया। भाभी ये पुलाव तो एकदम यमी है, कल ऑफिस के लिए भी यही पैक कर देना। और हमारे लिए वो कचौड़ियाँ भी भाभी, मजा आ गया। और हमारे लिए वो कचौड़ियाँ, अरे भाभी मजा आ गया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर हंसी मजाक कर रहे हैं। खाना खत्म होने के बाद रागिनी बर्तन समेटती है और रात के 11:30 बजे जैसे तैसे घिसटते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। आज तो जान ही निकल गई, पर चलो अच्छा है कि सबको मेरा काम और खाना पसंद आ रहा है। बस अब तो मैं सोऊंगी। रात के 11:30 बज रहे हैं। रागिनी जैसे ही राघव के पास बेड पर बैठने लगती है, राघव झटके से पीछे हट जाता है। छी, दूर हटो यहाँ से। रागिनी, तुम्हारे अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मसालों की फैक्ट्री में घूम कर आई हो। पसीने और किचन की स्मेल से मेरा दम घुट रहा है। जाओ पहले शावर लेके आओ। अरे नहीं जी, अभी रात के 12 बज रहे हैं। पूरा दिन रसोई में खड़ी रही हूँ, अब हिम्मत नहीं है। अगर मैं अभी नहाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। अगर तुम नहीं नहाओगे तो तुम्हें यहाँ सोने की जरूरत नहीं है। राघव के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार के लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ राघव, क्यों चिल्ला रहे हो? अभी एक दिन तो शादी को हुआ नहीं और तुम लोगों की लड़ाई शुरू हो गई। अरे माँ देखो ना, इसमें से कितनी बदबू मार रही है, मसालों की और पसीने की। मैं इसे अपने पास नहीं सुलाने वाला। या तो इसे बोलो कि ये अभी नहा कर आए, वरना मैं जा रहा हूँ विवेक के रूम में सोने। अरे नहीं भाई, मेरे रूम में जगह नहीं है। मुझे पूरा फैल कर सोने की आदत है। मैं अपने बेड पर किसी को नहीं बुलाऊंगा। पर माँ जी, मैं पूरा दिन किचन में। तो क्या हुआ, अगर मेरा बेटा बोल रहा है तो जाकर नहा लो ना रागिनी। वैसे भी तुम्हें सोचना चाहिए, पूरा दिन किचन में लगे रहना। घर में नौकर है, उनसे काम करवा सकती थी। फालतू में मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं अपनी वेब सीरीज देख रही थी, सारा मूड चौपट हो गया। सब लोग रागिनी को झाड़कर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। हे भगवान, पता नहीं इस घर का क्या होगा। सब बहू के हाथ का स्वाद तो लेना चाहते हैं, पर उसकी मेहनत और थकान किसी को दिखाई नहीं दे रही। रागिनी नहाकर आती और सो जाती है। अगले दिन फिर से वो सुबह 4 बजे उठ गई है। रसोई में वो अकेले काम कर रही है। किचन में चिमनी और पंखा तो चल रहे हैं, लेकिन गर्मी और उमस के आगे सब फेल हैं। रागिनी को घबराहट हो रही है। दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में मसरूफ हैं। आ रही हूँ रागिनी, बस मेरा फेस पैक सूख जाए, फिर आती हूँ नाश्ते के लिए। राम 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 बहू, आज भूख के लिए खीर थोड़ी ज्यादा बनाना। रागिनी, मेरे लिए वो डिटॉक्स जूस तैयार है ना? योगा की ठीक बात चाहिए मुझे। ओए मार इसे मार। भाभी, हमारे सैंडविच तैयार हुए क्या? गेम खत्म होने वाला है, जल्दी भेजो। ओह गॉड भाभी, मेरा प्रोटीन पाउडर कहाँ रखा है? मेरा शेकर और सिपर रेडी है कि नहीं? मुझे देर हो रही है। रागिनी, मेरा सिपर कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें एक काम भी ढंग से याद नहीं रहता क्या? रागिनी, मेरा ताज़ा एलोवेरा जूस कहाँ रह गया? और ताई जी का बादाम वाला दूध तैयार हुआ कि नहीं? हाँ बहू, जल्दी करो, बादाम वाला दूध लाओ। मुझे योगा के बाद वही चाहिए होता है। कितनी देर लगा रही हो?
अरे बहू, मुझे दवाई खानी है, मेरा नाश्ता कब मिलेगा मुझे? सुबह से भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या रागिनी, एक नाश्ता भी तुम समय पर नहीं दे पा रही हो? पूरा दिन किचन में ही तो रहती हो, फिर इतनी देर क्यों? सब लोग यहाँ भूखे बैठे हैं। जी मम्मी जी, बस 2 मिनट, दूध उबल रहा है, जूस बस निकाल ही लिया है, बस अभी लाती हूँ। रागिनी भाग भाग कर कभी सिपर पकड़ाती है, कभी जूस का ग्लास। सुबह के नाश्ते के बर्तन अभी धुलना शुरू ही हुए थे कि दोपहर के खाने की लिस्ट रागिनी के सामने खड़ी हो गई। रागिनी, आज मेरी सहेलियों की किटी पार्टी घर पर ही है। सबने तुम्हारे हाथ के खानों की बहुत तारीफ सुनी है। दही बड़े, कश्मीरी पुलाव और मलाई कोफ्ता, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। मेरी नाक मत कटवाना। और भाभी, कल शाम को मेरी फ्रेंड्स भी आ रही हैं, उनके लिए वो इटालियन पास्ता और कुछ स्नैक्स भी रेडी रखना, प्लीज मना मत करना। पर मम्मी जी, निधि इतना सारा काम अकेले, रामू भी तो आज छुट्टी पर है। तो क्या हुआ, नई बहू हो, थोड़ा काम करोगी तो हाथ नहीं घिस जाएंगे तुम्हारे। जाओ जल्दी तैयारी करो। रात के 11 बज रहे हैं और रागिनी दिन भर की किटी पार्टी और दोस्तों की मेहमान नवाजी के बाद पस्त होकर कमरे में आती है। राघव जी, क्या आप मेरा सिर दबा देंगे? आज बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। व्हाट? सिर दबा दूं? रागिनी, तुम ड्रामा कम किया करो यार। पूरा दिन घर में ही तो रहती हो, ऐसा क्या पहाड़ तोड़ लिया? और देखो, फिर वही मसालों की स्मेल आ रही है तुमसे। दूर जाकर सो प्लीज मुझसे। राघव का ये बर्ताव देखकर रागिनी चुपचाप बिस्तर के एक कोने में सिमटकर रोने लगती है। अगले दिन दोपहर में जब रागिनी रसोई में है, दादी सास रसोई के गेट पर आती हैं। बहू, तू बैठ जा थोड़ी देर, तेरा चेहरा पीला पड़ गया है। क्या ये लोग तुझे चैन के सांस भी नहीं लेने देंगे? नहीं दादी जी, मैं ठीक हूँ। इस घर के लोग पत्थर हो गए हैं। खाने का स्वाद तो सबको चाहिए, पर इस बच्ची के पसीने की कीमत कोई नहीं समझ रहा। कई दिन लगातार 15-15 घंटे किचन में खड़े रहने से रागिनी की घबराहट बढ़ गई है। आज फिर किचन की 3 गैस एक साथ जल रही हैं। रागिनी को पसीना आ रहा है। हे भगवान, बस ये रोटियां और बन जाए, फिर मैं थोड़ी देर। तभी बाहर से आवाज आती है। रागिनी, रायते में तड़का लगाना भूल गई क्या? जल्दी लाओ। रागिनी जवाब देना चाहती है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। ऐसे ही दिन बीत रहे हैं, लेकिन रागिनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो घर के हर सदस्य का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। एक रात, माँ, मुझसे अब और नहीं हो रहा। राघव जी सीधे मुंह बात नहीं करते। माँ जी को बस काम चाहिए। सुबह 4 बजे से रात के 12 बज जाते हैं। मेरी तबीयत बिगड़ रही है माँ। देख बेटा, ससुराल ही अब तेरा असली घर है। शादी के बाद लड़कियां वहाँ लौट कर नहीं आती। समाज में कितनी बदनामी होगी। रही बात राघव की, तो धीरे धीरे तो उसका दिल जीत लेगी। हार मत मान, बस सेवा करती रह। रागिनी फोन काट देती है। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगले दिन सुबह सुबह, रागिनी बेटा, आज खाने में वो पुरानी दिल्ली वाली चाट बनाना। तुम्हारे हाथ का स्वाद अब लग गया है। अब बाहर का कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हाँ बहू, और मेरे लिए अदरक वाली कड़क चाय भी लाना। तुम बनाती हो तो सिर का दर्द भाग जाता है। ससुर और ताया ससुर अब रागिनी को पसंद तो करते हैं, लेकिन मदद के नाम पर वो भी सिर्फ फरमाइशें ही बढ़ाते हैं। रागिनी, मेरी ब्लैक कॉफी कहाँ है यार? और मैंने कहा था ना कि मेरा लैपटॉप बैग स्टडी टेबल पर होना चाहिए। वो अभी तक बेड पर क्यों पड़ा है? अभी लाई राघव जी, बस दाल को तड़का लगा रही थी। सुनो, कल लंच में मेरे साथ 5 दोस्त खाना खाएंगे। ऑफिस में अच्छी इंप्रेशन जमनी चाहिए, तो प्रॉपर 4-5 वैरायटी का खाना पैक कर देना प्लीज। सुबह 8 बजे तक सब रेडी मिलना चाहिए मुझे। हे भाभी, आज पनीर के पराठे खाने का मन हो रहा है, जल्दी बनाओ ना। फ्रिज में पनीर खत्म हो गया है, क्या तुम पास वाली डेयरी से ला दोगे? अरे यार भाभी, मेरा गेम चल रहा है और इतनी धूप में बाहर कौन जाएगा? आपको खाना बनाना है ना, आप देख लो कैसे लाना है। रागिनी सबको देखती है पर कोई जाने को तैयार नहीं। उसे गाड़ी चलानी आती नहीं और ड्राइवर छुट्टी पर है। आखिर में रागिनी सिर पर पल्लू लेकर पैदल ही बाजार की तरफ निकल पड़ती है। हे भगवान, कितनी गर्मी है। अगर पनीर नहीं मिला तो घर जाते ही सब फिर से झाड़ लगा देंगे। रागिनी भारी थैला उठाए पैदल घर लौटती है और फिर से रसोई में लग जाती है। रागिनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन घर वालों की फरमाइशें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसी दिन दोपहर में खाना खाते समय, सुनो सब लोग, मैंने तय किया है कि परसों घर में सत्यनारायण भगवान की भव्य कथा और भोज रखा जाएगा। आखिर नई बहू आई है, घर की शुद्धि और बरकत के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत शुभ विचार है माँ जी। हम शहर के सबसे बड़े हलवाई को बुला लेंगे। आखिर 50-60 मेहमानों का खाना जो बनना है। कथा? इतने सारे मेहमान?
हे भगवान, मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे हैं। पर चलो, मम्मी जी कह रही है कि हलवाई आएगा तो शायद मुझे थोड़ी राहत मिल जाए। अगले दिन खन्ना निवास में सत्यनारायण भगवान की कथा और भव्य भोज का आयोजन होता है। रागिनी के मायके से उसका भाई अंकित और भाभी नेहा भी आए हुए हैं। घर में हलवाई बुलाया गया था, लेकिन अरे ये क्या बनाया है इसने? ना कोई रंगत है ना कोई खुशबू। इससे अच्छा खाना तो मेरी बहू चुटकी बजाकर बना लेती है। रहने दो, तुम रहने दो। अच्छा माँ जी, अगर बहू इतनी गुड़ी है तो उसी से बनवा लीजिए ना फिर ये 50 लोगों का खाना। मैं जा रहा हूँ, अपनी मजदूरी रखिए अपने पास। हलवाई सामान समेटकर चला जाता है। पूरी रसोई का भार अब अकेले रागिनी के कंधों पर आ जाता है। हे भगवान, बस ये कथा का भोग और खाना बन जाए। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। रागिनी जल्दी हाथ चलाओ, पंडित जी कथा शुरू करने वाले हैं। अभी तक भोग तैयार नहीं हुआ। रागिनी, मेरे ऑफिस के कुछ क्लाइंट्स भी आ रहे हैं। स्टार्टर्स में देरी नहीं होनी चाहिए। और तुम इतनी स्लो क्यों हो यार? रागिनी कुछ नहीं कहती, बस धुंधली आंखों से चूल्हे की आग को देखती रहती है। उसका शरीर बुखार से तप रहा है और उसे भयंकर चक्कर आ रहे हैं। हॉल में शंख बजता है, कथा संपन्न होती है। रागिनी भोग का भारी थाल लेकर जैसे ही हॉल में कदम रखती है, पूरा कमरा घूमने लगता है। अचानक उसके हाथ से थाल छूटता है और वो जमीन पर ढेर हो जाती है। हे रागिनी, क्या हुआ छोटी? आंखें खोलो। हे भगवान, इसका शरीर तो अंगारे की तरह तप रहा है। राघव जी, जरा पानी लाइए। अरे इसे क्या हुआ? शायद धूप लग गई होगी। धूप बाहर नहीं लगी माँ जी, आप लोगों की इस रसोई की आग ने मेरी बहन को झुलसा दिया है। मैं देख रहा हूँ सुबह से कोई भी इसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा था। देखो अंकित, बात को बढ़ाओ मत। वो बस थक गई है। थक नहीं गई है, हार गई है आप लोगों की इस बेरुखी से। राघव जी, आपने तो इसे पत्नी समझा ही नहीं, बस एक मशीन समझ लिया। मेरी बहन यहाँ कोई नौकरानी बनकर नहीं आई थी। माँ जी, दादी जी ने इसे गुड़ी कहा तो आपने सारा बोझ इसी पर डाल दिया। क्या बहू होने का मतलब सिर्फ रसोई में जलना होता है? बस बहुत हुआ। मेरी बहन अब इस घर में एक पल नहीं रुकेगी। नेहा, इसका सामान पैक करो। रागिनी अभी हमारे साथ मायके चलेगी। अंकित बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरी तारीफ इसके लिए बोझ बन गई। माफी से ये सब ठीक नहीं होगा दादी जी। जिस घर में बहू की सेहत से ज्यादा खाने के स्वाद की फिक्र हो, वहाँ इसे छोड़ना गुनाह है। अंकित और नेहा रागिनी को सहारा देकर गाड़ी की ओर ले जाते हैं। पूरा खन्ना परिवार सन्नाटे में खड़ा रह जाता है। अब रागिनी को मायके गए 1 हफ्ता बीत चुका है। घर में फिर से पुराने नौकरों ने रसोई संभाल ली है, लेकिन खन्ना परिवार को अब रागिनी के हाथ के स्वाद की आदत हो गई थी। छी, थू, छी, ये क्या बनाया है रामू? बेस्वाद, एकदम पानी जैसा। माँ, मुझे नहीं खाना ये खाना। मम्मा, रामू के हाथ की चाय पीकर तो मेरा सिर दुखने लगता है। भाभी कितना टेस्टी बनाती थी, आप खुद क्यों नहीं बना लेती कुछ? अरे तो क्या मैं अब बुढ़ापे में रसोई में घुसूं? तुम लोग खुद भी तो कुछ कर सकते हो। किसी को नौकरों के हाथ का खाना रास नहीं आता। अगले दिन दादी सास के कहने पर पद्मिनी जी और मोहिनी जी रसोई में उतरती हैं। जून की भयंकर गर्मी है। अभी 1 घंटा ही हुआ है और दोनों की हालत पस्त हो चुकी है। ओफ पद्मिनी, यहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल है। ये चिमनी और एसी तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। मुझे तो उल्टिया जैसा लग रहा है। सच में दीदी, मेरा तो सिर चकरा रहा है। अभी तो सिर्फ दाल चढ़ाई है और मेरी हिम्मत जवाब दे गई। दोपहर होते होते पद्मिनी जी रसोई के स्लैब का सहारा लेकर बैठ जाती हैं। उन्हें चक्कर आ रहे हैं। मोहिनी जी को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। पूरा घर परेशान हो जाता है। क्या हुआ? एक दिन रसोई में खड़ी हुई और सबकी शामत आ गई। वो बच्ची हफ्तों से, महीनों से अकेले इस आग में जल रही थी। माँ जी, हमें अंदाजा नहीं था कि रसोई में इतनी गर्मी और थकान होती है। अंदाजा तो तब होता ना जब तुम उसे इंसान समझते। तुम सबने उसे खाना बनाने वाली मशीन मान लिया था। अब पता चला कि गर्मी में कैसी हालत होती है। वो अकेली जान तुम सबके नखरे और फरमाइशें झेल रही थी। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने उसका साथ देने के बजाय उस पर और बोझ डाल दिया। दादी, मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं कितना गलत था। वो मेरे लिए प्यार से खाना बनाती थी और मैं उसे अपमानित करता था। तो यहाँ खड़े होकर तमाशा मत देखो। जाओ जाकर अपनी गलतियों की माफी मांगो। उस बच्चे का दिल बहुत बड़ा है, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। उसे ससम्मान वापस लेकर आओ। लेकिन याद रखना, बहू घर की लक्ष्मी होती है, कोई रसोई की नौकरानी नहीं। मैं अभी जा रहा हूँ माँ। मैं उसे सिर्फ वापस नहीं लाऊंगा, बल्कि उसे वो सम्मान और प्यार भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। थोड़ी देर के बाद ही पूरा खन्ना परिवार रागिनी के मायके के दरवाजे पर खड़ा था। रागिनी, मुझे माफ कर दो यार। मैं इस काबिल तो नहीं कि तुमसे माफी मांगू, पर तुम्हारे बिना ये घर नहीं लग रहा। मुझे माफ कर दो ना प्लीज।
बहू, आज तेरी ये सास तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। हम तेरी तकलीफ देख ही नहीं पाए। जब खुद एक दिन रसोई में खड़े हुए तब समझ आया कि हमने अकेले बहू को रसोई में छोड़कर कितनी बड़ी गलती की। घर वापस चल बेटा। बेटी, हम सब गुनहगार हैं तुम्हारे। हमने तुम्हें बहू नहीं, बस एक मशीन समझ लिया था। हमें एक मौका और दो ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें। रागिनी का भाई अंकित और भाभी नेहा गुस्से में थे, पर रागिनी ने जब अपने ससुराल वालों की आंखों में सच्चा पछतावा देखा तो उसका कोमल मन पिघल गया। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग ऐसे हाथ मत जोड़िए। आप बड़े हैं मेरे, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ। रागिनी सबकी बात मानकर वापस जाने को तैयार हो जाती है। जब रागिनी खन्ना निवास पहुंचती है तो घर का माहौल बदला हुआ था। आरती की थाल लेकर दादी सास खड़ी थी। आज इस घर की लक्ष्मी सच में वापस आई है। उसी शाम झील के किनारे रागिनी और राघव धीरे धीरे टहल रहे हैं। राघव ने बड़े प्यार से रागिनी का हाथ थाम रखा है। पता है रागिनी, इतने दिनों तक मैं सिर्फ ऑफिस की फाइलों और अपनी फरमाइशों में उलझा रहा, कभी तुम पर ध्यान ही नहीं दिया यार। मुझे बस आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए था राघव जी। राघव रुकता है और रागिनी के सामने आकर उसके सिर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचता है। रागिनी शर्मा कर खिलखिला पड़ती है। इसके बाद राघव रागिनी को कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जाता है और मेन्यू कार्ड उठाकर सीधे रागिनी के हाथों में देता है। अच्छा रागिनी, आज कोई भी फरमाइश मेरी तरफ से नहीं होगी। सालों से हम सब तुम्हें ऑर्डर देते आए हैं ना, आज तुम ऑर्डर करोगी। पर आपको तो चाइनीज पसंद है ना? अरे आज मुझे वो पसंद है जो तुम्हें पसंद है। बस तुम अपने लिए कुछ बेहतरीन ऑर्डर करो। डिनर के बाद दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। राघव और रागिनी एक साड़ी के शोरूम में हैं। राघव खुद साड़ियां देख रहा है। वो एक बहुत ही हल्की मखमली और सुंदर पेस्टल कलर की शिफॉन साड़ी उठाकर रागिनी के कंधे पर रखता है। भैया, ये वाली साड़ी पैक कीजिए, इसका कपड़ा बहुत हल्का है, अच्छा है। ये तो बहुत महंगी लग रही है, रहने दीजिए ना। रागिनी, अब से हर हफ्ते हम ऐसे ही बाहर जाएंगे। अब मैं तुम्हें कभी उस तपती आग के सामने अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन घर के हॉल में पूरी फैमिली बैठी है। किचन का दरवाजा खुला है, जहां राघव और देवर विवेक साथ मिलकर प्लेट्स लगा रहे हैं। रागिनी सोफे पर बैठी है। आज से इस घर का नियम बदल गया है। रागिनी तभी किचन में जाएगी जब उसका मन होगा। बाकी वक्त हम सब मिलकर हाथ बटाएंगे। बिल्कुल माँ। घर में अब कोई किसी पर चिल्लाता नहीं था। किचन की दीवार पर एक सुंदर सा रंगीन फूड चार्ट लटका हुआ था। तो सुन लो सब, आज सोमवार है और आज का नाश्ता रागिनी की पसंद का बनेगा, इडली और सांबर। और विवेक, तुम और दीपक नारियल की चटनी पीसोगे। बिल्कुल मम्मी भाभी, आप बस बैठिए, हम सब आपकी हेल्प करेंगे। और लंच में आज पापा जी की पसंद की कड़ी चावल बनेंगे। भाभी, मैंने सब्जियां धो दी है और चावल भिगो दिए हैं। अब आप बस तड़का लगा दीजिए। अब कोई एक्स्ट्रा फरमाइश नहीं होती थी। जो चार्ट में लिखा था सब वही खुशी खुशी खाते थे। रागिनी अब अकेली नहीं थी। कोई बर्तन समेट रहा था तो कोई टेबल साफ कर रहा था। देखा, घर तब बनता है जब सब एक दूसरे का हाथ बटाएं। सच कहा माँ जी, अब हम कभी अपनी बहू को अकेले रसोई संभालने नहीं देंगे। दोस्तों, रागिनी की कहानी तो यहाँ एक सुखद मोड़ पर खत्म हुई, लेकिन एक सवाल आप सबके लिए। इस भीषण गर्मी में क्या आपके घर में भी कोई रागिनी अकेले रसोई में पसीना बहा रही है? क्या आप भी अपने घर की भाभी या दीदी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।